कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एसपी को याद करने का ये समारोह में मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि पुराने दिनों की याद करने का मौका आजकल मिलता नहीं। और एसपी की बारे में जो है काम की आपाधापी में जो है वो पुराने दिन जो है वो याद आते भी नहीं। लेकिन एसपी से मेरी मुलाकात जो है ये किसी आनंद बाजार पत्रिका के दफ्तर में हुई थी, और उस समय वो रविवार के संपादक थे और मैं टेलीग्राफ के लिए संवाददाता के रूप में मैं रांची में काम कर रहा था। तो कलकत्ते में आना जाना रहता था और टेलीग्राफ के ऑफिस में अक्सर जो है वो एसपी टकरा जाते थे, क्योंकि एसपी की आदत थी कि वो पूरे दफ्तर में वो घूमते रहते थे, पूरे दफ्तर में घूमते रहते थे। उनका दफ्तर जो है रविवार का ऑफिस जो है वो 1 फ्लोर ऊपर में था और नीचे टेलीग्राफ का दफ्तर हुआ करता था। और वो अक्सर नीचे आते थे और टेलीग्राफ के लोगों से बातचीत करते रहते थे वहाँ पे। और कभी उस समय सिगरेट भी पीना अलाउड था, कभी सिगरेट पीते थे या नहीं पीते थे ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई लोग सिगरेट पीते थे, चाय पिया जाता था सो ऑन। और मुझे 2-3 बार मुझे याद है कि मैं जब भी गया और मैं कहीं काम के लिए निकल रहा था और एसपी टकरा गया और एसपी ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि वहाँ जा रहा हूँ। तो चलो चलो चाय पीते हैं, हाँ 10 मिनट चलो चाय पीते हैं। और उन दिनों आनंद बाजार पत्रिका का एक छोटा सा टिन का शेड था छत के ऊपर, और छत के ऊपर में वहाँ चाय मिलती थी और समोसा शायद मिलता था, मुझे याद नहीं है। लेकिन वहाँ पे बैठ के छत के छज्जे पर बैठ कर हम लोग बात करते थे। और जब भी एसपी वहाँ पे मुझे बैठाते थे तो मैं कभी घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के पहले उठ नहीं पाता था। और जब 1.5-2 घंटे हो जाते थे तब मुझे एहसास होता था कि इतना टाइम बीत गया। और मैं अचरज ये करता था कि उनको वहाँ बैठे बैठे जितना बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में, दूसरे मसलों के बारे में जानकारियाँ थीं वहाँ पे, वो मुझे आश्चर्य होता था कि भाई इतनी जानकारी इनके पास कैसे आती है। और उनका सुनने का धैर्य और सवाल पूछने का जो शैली था उसका मैं कायल था। और मैंने एसपी से वो सीखा, और जो मैं अपने रिपोर्टर्स को हमेशा मैं कहता रहा कि भाई जब पत्रकारिता आप करते हैं तो सुनना भी ज़रूरी है और सवाल पूछना भी ज़रूरी है। और सवाल पूछना, सही सवाल सही वक्त में सही आदमी से पूछना, और जितना प्रिसाइजली आप सवाल पूछ सकते हैं, जितने संक्षेप में आप सवाल पूछ सकते हैं, और आप जिससे आप बात कर रहे हैं उसको मजबूर करते हैं कि भाई उसका जवाब दे, वो आपका हुनर है। और वो हुनर अगर आप अपने आप नहीं आता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है वहाँ। तो उसके लिए आप अभ्यास कीजिए। वो अभ्यास अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप पत्रकारिता में जो है कोई मिसाल कायम कर सकेंगे वहाँ। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, सुदेशना जी और कई लोगों ने कहा कि सादगी के बारे में। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह संपादक थे और बेहद लोकप्रिय संपादक थे। लिखते बहुत कम थे और उन्होंने लिखा रविवार में कम से कम बहुत कम उन्होंने लिखा, लेकिन उनको लोगों की पहचान बहुत थी। मैंने उनके दफ्तर में ऐसे ऐसे लोग आते थे वहाँ पे जिनको वो पकड़ के ले आते थे, और वो डिस्कवरी ऑफ पीपल आप कह सकते हैं कि वो किसका क्या हुनर है, वो 2 मिनट बात करने से उनको पता चल जाता था। जैसे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को याद होगा कि किट्टू नाम का एक सज्जन थे, केसी चौधरी, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन कलकत्ते और धनबाद में पले बढ़े और व्यंग्यकार थे। शरद जोशी उन दिनों नवभारत टाइम्स में लिखते थे। किट्टू, कुट्टी वॉज अ कार्टूनिस्ट, कुट्टी वॉज अ कार्टूनिस्ट, किट्टू वॉज द सटायरिस्ट। सो किट्टू के नाम से केसी चौधरी का पन्ना था रविवार में, आखिरी पन्ना। तो आखिरी पन्ना जो है वो किट्टू लिखते थे, और बाकी लोग जानते नहीं थे कि भाई ये किट्टू है कौन वहाँ पे। तो मैंने एक बार सुरेंद्र प्रताप सिंह से मैंने पूछा कि भाई ये कौन है, कौन यहाँ पे, वो पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन है कौन? तो उन्होंने कहा कि आज शाम को मेरे दफ्तर में आना, आज शाम को मेरे दफ्तर में आना तो मिलवाता हूँ। तो मैं बस किट्टू जी से मिलने के लिए मैं दफ्तर में रह गया वहाँ पे।
और शाम को एसपी के कमरे में पहुंच गया। और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि एसपी के कमरे में शाम को जो है जमावड़ा होती थी, और उस जमावड़े में फिल्मकार आते थे, फिल्म के जो संलाप लिखते थे वो लोग पहुंचते थे। कई बार अशोक सेक्सरिया जी आते थे वहाँ, और वहाँ पे किट्टू जी भी आते थे। तो वहाँ किट्टू से मेरी पहली मुलाकात हुई, और किट्टू, मैं जानकर हैरान हो गया कि वो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे कोल इंडिया। यहीं पे कोल इंडिया के दफ्तर में वो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे, और कोल इंडिया के दफ्तर में किसी को पता नहीं था कि वो किट्टू वही है। लेकिन एसपी सिंह को पता था कि ये क्या लिख सकते हैं, आज कैसे पता चला उनको, कैसे उन्होंने पकड़ा यहाँ पे, ये मेरे लिए आज भी रहस्य है। लेकिन उसके बाद केसी चौधरी जो है वो रांची में गए, वो कोल इंडिया ने उन्हें रांची में पोस्ट किया, मैं रांची में था, तो उनसे दोस्ती हो गई। और फिर अक्सर जो है एसपी से मुलाकात भी होती थी जब भी वो किसी समारोह में आते थे। और एसपी के बारे में ये बताऊं कि वो धर्मयुग में काम किया उन्होंने, और धर्मयुग में धर्मवीर भारती के अंडर में काम करते थे। एमजे अकबर उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली में काम करते थे, और खुशवंत सिंह वगैरह के अंडर में उन्होंने काम किया, और दोनों एक साथ जो है वो रविवार में आए वहाँ। और जो लोग पत्रकारिता के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनसे मैं कहूँ वो लोग दोनों दोस्त थे। एमजे अकबर अंग्रेजी में संडे के एडिटर थे, बन के आए। एसपी सिंह रविवार के एडिटर बन के आए, संपादक बन के आए। और दोनों जो है बेनेट कोलमैन में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे बम्बई में, दोनों दोस्त थे। और वो अपने साथ जो है एक दोस्तों का एक झुंड वो लेके आए यहाँ पे कलकत्ते में। और चूंकि दोनों का बंगाल से कनेक्शन था, दोनों बंगाल से जुड़े हुए थे, तो वो भी एक कारण रहा होगा। हाँ, लेकिन एमजे से मैंने ये सुना है कि जब इमरजेंसी का ज़माना था तो बम्बई में एक नई पत्रिका निकालने की शुरुआत हो रही, और उसमें एमजे अकबर को संपादक बनाया गया। और एमजे ने मुझसे कहा कि उत्तम, मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूं, मुझे पता है कि जो मकान मालिकों ने मुझे वहाँ दिया था वैसा मकान में मैं कभी रहूँगा नहीं। उन्होंने कहा सो कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो जुहू में, जुहू बीच के पास, वो फिरोज खान के बंगले के बगल वाला बंगला जो है उनको दिया गया था रहने के लिए। हाँ, और वो तैयारी कर रहे थे पत्रिका निकालने का, और इमरजेंसी के दौर था। तो एमजे ने कहा कि मैं कुलदीप नैयर को एग्जीक्यूटिव एडिटर बनाऊंगा। और जैसे ही ये बात फैल गई कि कुलदीप नैयर इस नई पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर होंगे, तो विद्याचरण शुक्ल जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको बुलाया, मालिकों। नारी हीरा थे जो मेन मालिक थे वहाँ पे, नारी हीरा को बुलाया गया दिल्ली में, और दिल्ली में उनसे कहा गया कि भाई अगर आप कुलदीप को एग्जीक्यूटिव एडिटर बनाते हैं तो फिर सरकार की तरफ से कोई मदद की उम्मीद आप छोड़ दें, आपको कोई उम्मीद नहीं है, और हम लोगों की तरफ से जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये बंद हो जाए। तो मालिक बॉम्बे वापस गए, और बम्बई वापस जाके उन्होंने एमजे से कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ये मैं शेल्फ कर रहा हूँ, हम लोगों के लिए संभव नहीं कि सरकार से लड़कर हम लोग ये काम करें। और नारी हीरा ने एमजे से कहा कि भाई आप जो है वो इस बंगले में जब तक आप रहना चाहते हैं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एमजे ने कहा कि भाई हम कैसे रहते, जब पत्रिका निकल नहीं रही है तो हम कैसे रहते? तो बोला कि मैं छोड़ दिया और अपने ससुराल चला गया, और ससुराल में छोटे से फ्लैट में वो रहने लगे। और उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम बाहर का कमरा जो था उसके फर्श पे मैं सोता था। बोला उस समय जो है अभी सरकार उनसे मिले और उनको ये प्रस्ताव दिया कि भाई संडे मैगजीन को वहाँ एडिटर के तौर पर आइए। और संडे मैगजीन उस समय निकलता था वहाँ पे, लेकिन वो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के साथ जो है वो आता था, एक छोटा सा 8 पेज या 12 पेज का एक ये आता था सप्लीमेंट टाइप, लेकिन उसको वो फुल फ्लेजेड एक मैगजीन बनाने की बात हुई थी। एंड एसपी को लाने में एमजे का भी हाथ था, और उन्होंने कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं निकालते? हाँ, और हिंदी में निकालने का अभी बाबू का कोई बहुत इंटरेस्ट था ना, लेकिन चूंकि वो एमजे में इंटरेस्टेड थे
तो इसलिए उन्होंने मान लिया उस बात को, और फिर जो है वो एसपी भी साथ में आए और रविवार जो है वो निकला। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया निकालने के लिए कलकत्ता आया, तो उस समय अभिक बाबू ने मुझे भी जॉब ऑफर किया था। उन्होंने मुझे बुलाया और 3 महीने के बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, और उसके 3 महीने के अंदर उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई आप टेलीग्राफ में आ जाइए। हाँ, मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी आया हूँ, तो मेरे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन अगर आप संडे को रिवाइव करना चाहते हैं और रविवार को रिवाइव करना चाहते हैं तो मेरी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि मैं उस दौर को देखा था वहाँ पे, और एसपी और एमजे दोनों हमारे आदर्श थे। हाँ, तो मैंने कहा कि वो रिवाइव करने का अगर आपके पास प्लान है तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने ब्लंटली मुझसे कहा कि मैगजीन का कोई फ्यूचर नहीं है, और मैगजीन में पैसे नहीं, रेवेन्यू नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगा वहाँ पे। लेकिन कभी टेलीग्राफ ज्वाइन करने का मन हो तो फिर आपका स्वागत है। खैर, हम लोग एसपी के बारे में बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली में आपने शायद भेजा था कुछ फॉरवर्ड, और उस फॉरवर्ड में मैं देख रहा था कि भाई क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से उनकी अनबन हुई। कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने कहा कि भाई अंग्रेजी में जो खबरें निकल रही हैं उसका आप हिंदी में अनुवाद करके आप छाप लिए। हम लोगों को क्यों ज़रूरत है कि भाई हम दो डेस्क में सब एडिटर्स रखें, दो रिपोर्टर्स रखें, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी टाइम्स ऑफ इंडिया से जा रहा है, दूसरा आदमी नवभारत टाइम्स से जा रहा है, ऐसा क्यों हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें पैसे की बचत होगी अगर एक ही आदमी जाए, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास जब खबर पहुंची, मैं पटने में टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो मैंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, अगर हम हिंदी से भी ट्रांसलेट कर लें, अगर हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर नवभारत टाइम्स के 4 रिपोर्टर कहीं जा रहे हैं और वो आपके रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और उसको हम टाइम्स ऑफ इंडिया में छापें, और टाइम्स ऑफ इंडिया उन 4 कार्यक्रमों में अपना कोई आदमी नहीं भेजे, तब तो ये मुझे स्वीकार है, तब तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रस्ताव है। लेकिन एक तरफा अगर आप करेंगे वो, तो फिर वो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे पता ये नहीं था कि उस समय नवभारत टाइम्स के बहुत सारे एडिशंस को बंद करने की उनकी योजना थी। बहुत सारे एडिशंस बंद होने के कगार पे थे वहाँ, और वो भी एक कारण बना जो एसपी राजेंद्र माथुर वगैरह जो है वो मैनेजमेंट के साथ जो है वो अनबन हुई। और टाइम्स ऑफ इंडिया में उस दौरान बहुत कुछ बदल रहा था लेकिन टेंशन जो होती है संपादकों का, और खास करके दिल्ली में, वो टेंशन के बहुत सारे वजह है। सुदेशना जी को मैं थोड़ा सा बयान कर रहा था, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपकी दिलचस्पी हो, कि मुझे जब मैं इंडिया टुडे के लिए काम कर रहा था कलकत्ते में, जब मुझे ऑफर मिला टाइम्स ऑफ इंडिया में स्थानीय संपादक बन के जाने का, और मैं गया। राजेंद्र माथुर थे, अशोक जैन थे, और एक 3 आदमी ने मुझे इंटरव्यू लिया था। हाँ, दिलीप पदगांवकर, अशोक जैन और राजेंद्र माथुर। तो मैं जब ज्वाइन कर लिया तो मुझे ओरिएंटेशन के लिए 1 हफ्ता दिल्ली में रहना था, और उस दौरान मुझे रमेश चंद्र जैन जी से मुलाकात हुई, क्योंकि मैं उसी गेस्ट हाउस में रह रहा था। वहाँ पे रमेश जी ऊपर में रहते थे, तिलक मार्ग पर। तो ऊपर में रमेश जी रहते थे और नीचे गेस्ट हाउस था, तो मैं नीचे गेस्ट हाउस में रहता था। तो मैं जिस दिन गया, उसके दूसरे दिन जो है जिसने खाना मेरे ब्रेकफास्ट लेके आया वहाँ पे, तो वो मुझसे कहने लगा कि साहब से आप मिले हैं? हाँ, बेटा नहीं। तो उन्होंने कहा साहब टहल रहे हैं बगीचे में, आप साहब से जरा मिल लीजिए। तो मैं चला गया रमेश जी से मिलने के लिए। तो रमेश जी मुझसे छुटते ही बोले कि अच्छा, आप ही उत्तम सेनगुप्ता हैं, तो आपके अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे बिहार के चीफ मिनिस्टर आपके अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि फिर आपने रखा क्यों? मैं तो आया नहीं था आपसे मांगने के लिए, आपने मुझे ऑफर किया और छुड़वा के आप लाए यहाँ पे, तो आप क्यों लाए? आप अगर चाहते हैं तो मैं अभी भी रिज़ाइन कर देता हूँ। और मुझे ये विश्वास था कि अरुण पुरी मुझे फिर से वापस रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने हफ्ते भर तक मेरा रेजिग्नेशन को टालते रहे और कहते रहे कि सोच लो, जाना है कि नहीं जाना है,
क्यों जा रहे हो वगैरह वगैरह। तो उसी विश्वास के साथ मैंने कहा कि भाई मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं तुरंत रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं कल वापस चला जाऊँगा वहाँ। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सो हम लोगों ने तय किया कि मुख्यमंत्री जो हैं वो नाहक ये सब सवाल उठा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या ऑब्जेक्शन संपादक के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि आप कम्युनिस्ट हैं। तो मैंने कहा कि मेरे माता पिता ज़रूर कम्युनिस्ट थे हाँ, और ये सही है कि मेरी लीनिंग्स जो है वो लेफ्ट लीनिंग है, लेकिन मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और ना मैं कोई बायस मेरा है उस तरह से। और दूसरा क्या ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि वो कहते हैं कि आप झारखंड को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि ये बात सही है, ये बात सही है, मैं बिल्कुल झारखंड को सपोर्ट करता हूँ और मैं भाषण भी देता हूँ, लिखता भी हूँ, कुश्तियों में भी जाता हूँ और झारखंड के लिए लड़ता भी हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं ना वहाँ पे। मैंने कहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन इतनी बात जो है चीफ मिनिस्टर को वो सही है। कहने का मतलब बस यही है कि भाई दिल्ली में कोई भी संपादक बनता है तो उसके पीछे एक शासक वर्ग का रजामंदी की ज़रूरत होती है। तो वो जब तक शासक वर्ग जो है वो तैयार नहीं है वहाँ पे, वो एक्सेप्टेबल फेस नहीं है, तो फिर वो अपॉइंटमेंट्स एडिटर पर नहीं होता है वहाँ पे। ये बहुत साफ है, क्योंकि पत्रकारिता के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको समय भी चाहिए, साधन भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। और साधन जो मुहैया करवाता है हाँ, और आज के ज़माने में या पहले के ज़माने में भी साधन जो है वो सरकार से आती है। वो साधन जो है वो मीडिया आउटलेट्स को न पाठक देता है और न श्रोता देता है या कोई देखने वाला देता है। वो सारे के सारे साधन जो हैं आपको सरकारों की तरफ से आती है। और अब वो डिपेंडेंस जो है वो मीडिया का वो सरकार पर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ गया है। एडवर्टाइजमेंट बजट इतना बढ़ गया है कि वो ना नहीं कर सकते, किसी को नाराज़ नहीं कर सकते और सीधे सीधे ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई अगर आप ये नहीं कीजिएगा, ये नहीं छापिएगा, इसको नहीं हटाइएगा, इसको नहीं रखिएगा, तो फिर आपको जो है वो हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। कोई मदद नहीं करेंगे का मतलब क्या है कि कोई यूनियन मिनिस्टर आपको इंटरव्यू नहीं देगा, आपको बॉयकॉट करेगा। रवीश जी का जो हुआ एनडीटीवी में या एनडीटीवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है हाँ। और अभी अभी खबर आई कि भाई सीबीआई ने 7 साल प्रणय रॉय को तंग करने के बाद अब कह रहे हैं कि भाई उसमें कोई दम नहीं था, वो बेकार का केस था, कोई चार्ज जो है था ही नहीं। और जो सवाल वो कह रहे हैं, जो केसेस वो थे, ये विश्वास से परे है कि भाई सीबीआई जैसी संस्था जो है उनको उसका जवाब मालूम नहीं था, या ये भी विश्वास से परे है कि वो अगर जवाब तलाशने के लिए सीरियस थे तो फिर वो जवाब का तलाश वो 3 दिन में ले सकते थे, लेकिन 7 साल तक उन्होंने उसको लटकाया। और ये मीडिया पर भी एक सवाल उठता है कि भाई मीडिया ने भी वो सवाल कभी नहीं उठाया। मीडिया भी जाके आरबीआई से नहीं पूछी कि भाई आपका ये नियम जो है ये लागू नहीं होता, तो आप क्यों इसको साफ साफ नहीं कहते हैं। तो डर का माहौल इतना है वहाँ पे कि उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। प्रणय राय को इतना जलील किया गया कि प्रणय राय विदेश जा रहे थे तो उनको बम्बई में प्लेन से उतार दिया गया, प्लेन से उतार दिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, कहा गया कि भाई आप नहीं जा सकते वहाँ। और उस प्रणय राय जो पायनियर कहे जा सकते हैं, एनडीटीवी वगैरह को उन्होंने पायनियर किया। तो दिल्ली में राजनेता और पत्रकारिता ये दोनों का जो नेक्सस है हाँ, ये इतना गहरा है हाँ, तो उससे निकलना भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत मुश्किल है। और ये मेरी शिकायत है भारतीय पत्रकारिता से, ये शिकायत मेरी रही है कि हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स को बहुत अहमियत देते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत अहमियत देते हैं हाँ, और पॉलिटिशियंस के बयान हो या भाषण हो उसको हम लोग बहुत अहमियत देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में भूल जाते हैं कि लोग जो है मैटर नहीं करता है, वो चुनाव हो या दूसरा कुछ हो,
उसमें वो लोग मैटर नहीं करते वहाँ। एक किस्सा और बताता हूँ कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया वहाँ, तो अशोक जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया। हम लोग 5 या 4 स्थानीय संपादक थे और दिल्ली पत्रिकाओं के प्रमुख संपादक एडिटर इन चीफ थे। तो हम लोगों को मीटिंग वगैरह हुई, दिन भर वो चलता रहा और शाम को अशोक जी जो हैं उन्होंने हमें बुलाया नाश्ते पर और अपने घर पे। तो उनके घर में जब नाश्ता में हम लोग बैठे तो अशोक जी थे, समीर जैन थे और नंदिता जी भी थी। तो अशोक जैन का ये कहना था कि भाई आप मुझे ये समझाइए कि टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थान के रूप में या अखबार के रूप में आप 5 लोगों की बात को क्यों अहमियत दें? आप ये क्यों समझते हैं कि आप 5 लोग जो कह रहे हैं वही सही है और बाहर जो लाखों लोग सोच रहे हैं वो सही नहीं है? बाहर जो लाखों लोग सोचते हैं उनका जो सेंटीमेंट है वो आप कहते हैं कि गलत है, लेकिन आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ और मैं कहूँ कि हाँ हमारे 5 संपादक जो हैं वही सही हैं और लोग जो हैं वो गलत हैं। हाँ, ये आप क्यों सोचते हैं? दिलीप पटगांवकर को कोई याद नहीं करता, लेकिन दिलीप पटगांवकर के फेवर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिलीप पटगांवकर ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं और एक अखबार या पत्रकारिता उसकी जो प्रतिबद्धता है, हाँ, वो प्रतिबद्धता मेजॉरिटी के लिए नहीं है और मेजॉरिटी क्या बिलीव करता है उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो हमेशा सही हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो भाई हो सकता है कि मेजॉरिटी बिलीव करे, मेजॉरिटी बहुत सारी गलत चीज़ों को बिलीव करती है, करती रही है, हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कतई कि भाई वो सही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्या मुनासिब है। वो अगर हम लोग समझते हैं कि भाई ये मुनासिब है वहाँ पे और विचारों के बाद हम लोग ये तय करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है वहाँ। और ये चीज़ मैंने अपने सहयोगियों से हमेशा शेयर किया है, साझा किया है और हमने कहा है कि हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसके साथ पब्लिक इंटरेस्ट का और नेशनल इंटरेस्ट का क्या सरोकार है, ये हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए और तभी जो है हम पत्रकारिता कर पाएंगे, उसके बिना हम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि उस समय ज़माना अलग था, इतना बहस होने के बाद भी, चेयरमैन के साथ असमंजस के बाद भी जो है उन्होंने हमें बर्खास्त नहीं किया, उन्होंने हमें काम करने की इजाज़त दी। हाँ, और जब तक हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे तो अपने मन मुताबिक जिस तरीके से हम लोग सोचते थे उस तरीके से हम काम किए। और वो शायद आखिरी दौर था वहाँ पे जब जो है संपादक की अहमियत थी और संपादक जो है वो कहीं पॉलिटिशियन से ज़्यादा पॉपुलर थे। मैंने एमजे अकबर को देखा है, दिलीप पटगांवकर को देखा है, एसपी को भी देखा है, उनके पीछे लोगों को भागते हुए, तो उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, हाँ, वो हमने देखा है। लेकिन आज आप किसी संपादक का नाम तक नहीं जानते। आज आप किसी को बोलिए कि भाई नाम क्या है, फलाना अखबार कौन एडिट कर रहा है, तो वो नाम नहीं जानते। एसपी लिखते नहीं थे लेकिन उनका नाम सब कोई जानता था, हाँ, सारे लोगों को पता था। उसमें एक बार वो रांची आए, हाँ, और उस समय हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हाँ, और आंदोलन कर रहे थे। वो बिहार प्रेस बिल लाया था शायद जगन्नाथ मिश्रा ने, जहाँ पर मुझे याद पड़ रहा है, वो डिफॉर्मेशन को लेके था और उसके खिलाफ हम लोग, उस लॉ के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर आए, हाँ, और एक आंदोलन चल रहा था। तो कलकत्ते से जो है वो एमजे भी आए, एसपी भी आए, हाँ, और हम लोगों ने एक समारोह रखा जिसमें पत्रकार लोग बैठे हुए थे। तो उसमें एक पत्रकार जो हैं वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अगर सही खबर नहीं देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है संपादकों का है कि आप हमें स्याही का पैसा भी नहीं देते, आप हमें तो 150 रुपया देते हैं। तो आप 150 रुपया अगर महीने में देते हैं वहाँ पे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाई हम सच लिखें
और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, अब मुझे याद नहीं है कि एसपी ने कहा या एमजे ने कहा, दोनों में से किसी ने कहा कि भाई आपके बाप ने कहा था आपको पत्रकार बनने के लिए, आपके बाप ने कहा था। और एमजे ने कहा कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया तो उस समय मेरे पॉकेट में 3 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और तीनों कंपनियां मुझे 1200 रुपया 1500 रुपया ऑफर कर रही थी, और मैं 350 रुपये में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनिंग जर्नलिस्ट होकर मैं ज्वाइन करना ठीक समझा। हाँ, तो वो इसलिए मैं समझा कि मुझे पत्रकारिता करनी है। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं एक नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, वो चीज़ भी हमारे दिमाग में है कि भाई हम लोग पैसे के लिए करते हैं कि नहीं। आपने सही कहा कि कुछ लोग जो हैं वो पत्रकारिता में पैसा बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है अपना नाम कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग, हम लोग बेवकूफ़ थे, हम लोग सोचते थे कि भाई हम लोग समाज को बदलने के लिए आ रहे हैं। और हमारे प्रभात खबर के जो संपादक थे वहाँ पे हरिवंश जी, जो कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, तो उनसे मेरी जब मुलाकात होती थी तो हम लोग दोनों एक दूसरे को देख के हंसते थे। वो भी कहते थे कि उत्तम जी फिर क्या हाल है। मैंने कहा कि भाई कुछ बदला है क्या, कुछ लग रहा है कि कुछ बदला है वहाँ पे। फिर हम लोग हंसी मजाक में कहते थे कि भाई हम लोग तो नहीं बदल गए, हम लोग तो नहीं बदल गए। और ये बात सही है कि हम लोग बहुत बदल गए हैं। आपके इसी दफ्तर के आसपास फ्रंटियर की दफ्तर हुआ करती थी, और फ्रंटियर में समर सेन फ्रंटियर में समर सेन अकेले आदमी वो पत्रिका निकालते थे वहाँ पे। सवेरे से लेकर शाम तक खुद ही जो है सब कुछ देखते थे, खुद ही जो है लिखते थे। और एमजे अकबर, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने एक बार उनको वहाँ जाते हुए देखा है, मैं उनके साथ पैदल गया था। एमजे अकबर अक्सर समर सेन से मिलने के लिए जाते थे, उस छोटे से दफ्तर में वो पैदल जाते थे, और समर सेन से वो डिस्कस करते थे कि भाई देश के हालात पर और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एसपी और एमजे, ये दोनों में ये हुनर था कि वो हीरे को पहचानते थे। उनको पता था कि भाई कहाँ से कौन आदमी क्या कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या है, और उससे उन्होंने जो बेस्ट हो सकता है वो उन्होंने निकाला। हाँ, तो ये संपादक का एक गुण है। और संपादक का एक और गुण जो दोनों में रहा है, एसपी और एमजे का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एमजे के साथ ज़्यादा काम किया है, एसपी को तो मैंने बाहर से देखा। हाँ, एसपी के साथ हमारी थोड़ी सी नज़दीकी जो बढ़ी भी थी, वो एक तो आनंद बाजार पत्रिका में, और उसके बाद जो है कुछ समारोह में जब वो आते थे वहाँ पे, वो पटने में खास करके बिहार में, तो उस समारोह वगैरह में अरविंद नारायण दास, दिलीप गांवकर, एसपी प्रभाष जोशी, ये सारे लोग आते रहते थे। वो दौर भी शायद अब ख़त्म हो गया है, वो दौर भी शायद ख़त्म हो गया है कि संपादक जो है वो पब्लिक इश्यूज़ पर वो जाके तकरीर करे, वो पब्लिक इश्यूज़ पर जाके वो कहे। पत्रकारिता आज जितना बदला है, आप यकीन मानिए कि ये और बदलेगा, और पत्रकारिता का स्वरूप क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भाई अनुवाद का काम जो है वो गूगल कर रहा है। आप किसी भी भाषा को ले लीजिए, आप गूगल में जाके कहिए कि भाई इसका अनुवाद मराठी से अंग्रेजी में कर दीजिए, वो कर देता है। आप कहिए कि मलयालम से टेक्स्ट ये है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दीजिए, वो कर देता है। तो अनुवाद का काम हो जाता है। चैट जीपीटी हम जानते हैं कि भाई परीक्षार्थी जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, और धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई कौन सा रिपोर्ट जो है वो चैट जीपीटी से बना हुआ है। हाँ, तो वो पकड़ा भी जाता है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जैसे जैसे वो डेवलप कर रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मैंने मिनटों में, चंद मिनटों में जो भी रिसर्च करना है वो बैकग्राउंड रिसर्च करके आपको सारे फैक्ट्स, फिगर्स, सब कुछ आपको दे सकता है। हाँ, और वो जब देगा तो उस समय मालिकों को लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑलरेडी ये हो रहा है कि भाई अगर आप काम कर रहे हैं किसी संस्था में, तो आपको लिखना भी है,
आपको रेडियो टॉक भी देना है, आपको टेलीविज़न के लिए भी बाइट देना है, आपको स्क्रिप्ट भी लिखना है। एक ही खबर आप कवर करते हैं, लेकिन उसको आप 4 तरीके से वेबसाइट पे भी लिखना है, टीवी के लिए भी रिपोर्ट करना है, रेडियो के लिए भी करना है, अखबार में भी लिखना है। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, और लोगों को टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता और कुछ सोचने का और कुछ करने का वगैरह वगैरह। तो तकनीक या टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों को बहुत सारी सुविधाओं को दिया ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ लेने भी जा रहा है और बहुत कुछ ले भी गया है। हाँ, और आखिरी में इतना ही कहूँगा कि भाई पत्रकारिता में वैल्यूज़ जो है वहाँ पे, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये वैल्यूज़ का पत्रकारों के साथ रिश्ता है या समाज के साथ रिश्ता है। जो वैल्यूज़ हम पत्रकारिता में देखते हैं, क्या वो समाज से हम लेते हैं या अपने आप जो है आपस में तय करते हैं कि भाई ये वैल्यूज़ हैं, ये आदर्श है, ये सही है, ये गलत है। वहाँ पे कैसे हम तय करते हैं? अभी लोग सलीम साहब भी शायद बात कर रहे थे बांग्लादेश की कि किस तरीके से वो डिवीज़न हो रहा है। सो मैं देख रहा था बांग्लादेश के अखबार वगैरह में थोड़ा फॉलो करता हूँ पर मैं अभी भी अशोक जी से और बाकी लोगों से मैं पूछ भी रहा था कि भाई अगर हमारे देश के मामले में कोई कहता है तो वो अगर अंदरूनी मामला है, तो फिर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में हम लोग अगर टिप्पणी करते हैं तो वो अंदरूनी मामले में दखल क्यों नहीं ना? अब इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। जिस साधु के अरेस्ट के चलते इतना बवाल हो रहा है वहाँ पे, उन पर जो है सिडिशन का चार्ज है, और वो सिडिशन का चार्ज इसलिए लगा है कि भाई उन्होंने एक समारोह में जो है वो सैफरन कलर का एक झंडा बांग्लादेश के झंडे के ऊपर में लगा दिया। यहाँ पे अगर आप भारत के झंडे के ऊपर में कोई हरा झंडा आप लगा दें वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या रिएक्शन होगा। वहाँ पे भी उसी तरीके से रिएक्शन हुआ, और जब राइटिंग हुआ और वो वायरल हो गया वहाँ पे, तो सिडिशन का एक केस लगा दिया, और ये अक्टूबर में हुआ और इनको गिरफ्तार किया गया नवंबर के तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में, राइट। तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया वहाँ पे चल रही होगी, और जब इनको अदालत में पेश किया गया तो इनके वकीलों ने जो है हंगामा किया। पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस को मारपीट किया, और एक वकील को जो है वो टांगी से काट के जो है वो हत्या हो गई। तो अब आप ये सब तमाशा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि भाई उनको जमानत भी हो जाए, जल्दी से जमानत क्यों नहीं हो रहा है, और उसको लेके हम लोग तरह तरह के तमाशे किए जा रहे हैं वहाँ कि भाई होटल में हम बांग्लादेशी को नहीं रखेंगे, अस्पताल में हम बांग्लादेशी को एडमिट नहीं करेंगे, हम बिजनेस बंद कर देंगे वहाँ पे। तो इस पागलपन का कोई मतलब नहीं है, और मैंने आज तक किसी अखबार में मैंने नहीं देखा कि जो इस पर सवाल कर रहा है कि भाई ये गलत है, इस पर पॉलिटिक्स हो रहा है। ममता जो कर रही है वो भी पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी जो कर रहा है वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन उस पॉलिटिक्स से नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लोगों को हो रहा है, दुकानदारों को हो रहा है, जो होटल चला रहे हैं उनको हो रहा है वहाँ पे। तो पत्रकारिता अगर हम करते हैं तो हमें हेडलाइन दिखता है या हमें लोग दिखते हैं? क्या हम लोगों की तकलीफ़ों को हम उजागर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तथ्यों को हम तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले के दिनों में जितने भी रिपोर्ट्स निकले तो सारे रिपोर्ट्स में ये था कि जो वकील मारा गया बांग्लादेश में, वो वकील इस साधु को डिफेंड कर रहा था, जबकि वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ पे। वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो सरकार की तरफ से, वो पुलिस की तरफ से जो है वो आर्ग्यू करता है। इस साधु के फेवर में तो हो ही नहीं सकता, डिफेंड कर ही नहीं सकता, डिफेंस का लॉयर ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन हर एक रिपोर्ट में ये था कि भाई वो डिफेंडर को, एक हिंदू साधु को डिफेंड कर रहा था, इसलिए उसको मारा गया। गलत है। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, और उससे जो नुकसान होगा उसको हम लोग को भुगतना पड़ेगा, और हमारे शायद अगले जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से, माफ़ कीजिएगा मैं बोलते बोलते रोक नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, कि भाई आरजी कर वाला मामला जो है, आरजी कर वाला मामला जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, विभत्स है, उसका जितना निंदा किया जाए वो कम है, वो सब सारी बातें सही हैं। लेकिन अगर अखबार को इन्वेस्टिगेट करना है, अगर अखबार जो है पुलिस का रोल निभाना चाहती है या सीबीआई का रोल निभाना चाहती है, तो
फिर अखबार को ये सीखना पड़ेगा कि भाई किस तरह के सवाल हम पूछें, कौन सा सवाल हम पूछें, किस चीज़ का जवाब हम ढूंढ रहे हैं वहाँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं 2 सवाल शुरू पहले दिन से मैं पूछ रहा था कि भाई ये सिविक वॉलंटियर जो है, जिस पर आरोप है कि उसने बलात्कार और हत्या किया, इस सिविक वॉलंटियर के साथ उस इंटर्न का या लेडी डॉक्टर का कोई अनबन कभी हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई कोई पर्सनल विवांस रहा था क्या? वो अचानक तीसरे फ्लोर में चला जाएगा और तीसरे फ्लोर में जाके वो हत्या कर देगा, इसके पीछे कुछ तो मोटिव होगा। हाँ, ये क्या है? ये मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। हाँ, दूसरा सवाल मैं कह रहा था कि भाई ये सिविक वॉलंटियर है, इसकी हैसियत क्या है? वो आरजी कर में अगर पुलिस आउटपोस्ट में काम करता है वहाँ पे, तो वो किसी को तो रिपोर्ट कर रहा होगा, कोई तो उसको वहाँ पे सुपरवाइजर रहा होगा। वो सुपरवाइजर का क्या कहना है, वो सुपरवाइजर का क्या बयान है, क्यों उसने उसको जाने दिया वहाँ? और अगर जाने दिया तो उस दिन वो कब गया, 3 बजे 3:30 बजे रात को वो तीसरी मंजिल पर पहुँचा कैसे? पहला बेसिक सवाल। हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। और बाद में मैं पढ़ना छोड़ दिया, अखबारों में इसकी रिपोर्ट में पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि भाई जब ये समझ ही में नहीं आता है तो फिर इसको पढ़ के फ़ायदा क्या? हाँ, तो इसमें हम कोई पब्लिक इंटरेस्ट हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पे, ये गुमान शायद हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। पत्रकारिता की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हम इतने कम विकसित देश हैं, इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं हैं, इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे अनकहे सवाल हैं, इतने सारे जो है वो तहकीकात करने की आवश्यकता है वहाँ की। और उसमें हम जितना फिजूल की बातें हैं, जितनी सुपरफिशियल इश्यूज हैं, उसको हम उठा रहे हैं। अब अखबार जो है आप 5 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग अखबार से जुड़े हुए हैं। तो मैं जब 1 साल के लिए दैनिक भास्कर में काम करता था, तो मेरा बेसिक काम वहाँ पे ट्रेनिंग करना था। और पहली बार सुधीर अग्रवाल ने मुझे 10 लाख का बजट दिया कि भाई आप ट्रेनिंग कंडक्ट करवाइए, और वो मेरी पसंदीदा काम था। तो ट्रेनिंग के दौरान जब मैं वर्कशॉप करवाता था अपने ही ब्यूरो चीफ्स और रिपोर्टर्स के बीच में मैं उनको अखबार दे देता था कि भाई ये 4 एडिशंस हैं या 7 एडिशंस हैं, ये आप जरा सा 1 घंटा स्टडी कीजिए। 1 घंटे के बाद हम लोग मिलेंगे। 1 घंटे के बाद जब हम मिलते थे तो मैं उनसे सवाल पूछता था कि भाई आपने अखबार पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। हमने कहा कि कोई ऐसी एक खबर आपने देखा जो पढ़ के आपको हंसी आई हो? सारे लोग एक दूसरे को देखते थे, बोलते कि नहीं ऐसा तो कोई खबर नहीं देखा। हमने कहा कोई एक खबर आप दिखा सकते हैं जिसको पढ़ के आपको बहुत गुस्सा आया हो? हाँ, फिर चुप। नहीं साहब, ऐसा तो कोई खबर नहीं देखा। मैंने कहा एक खबर आपने देखा जिसको देख के आपको रुलाई आई हो? मैंने कहा आपको लगा कि भाई रो दें वहाँ? फिर भी कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अगर हम अखबार निकाल रहे हैं और उसमें पाठक का कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, ना वो हंस रहा है, ना गुस्सा हो रहा है, ना रुलाई आ रही है, ना अफसोस हो रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? हम क्यों अखबार निकाल रहे हैं? या अखबार निकालने से फ़ायदा क्या है? तो ये सवाल हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये सवाल पाठक पूछेंगे, ये सवाल इतिहास पूछेगा, ये सवाल समाज पूछेगा। अब अगर हम लोग सीरियस हैं, अगर हम लोग पत्रकारिता के प्रति सीरियस हैं, और मुझे लगता है कि वो सीरियस होना चाहिए, और सीरियसनेस जो है वही एसपी के प्रति जो है सही श्रद्धांजलि ये होगी कि भाई हम पत्रकारिता में उन वैल्यूज़ को हम फिर से स्थापित करें, उस वैल्यूज़ को जो है फिर से हम वापस लाएं। हाँ, बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।